वो गुंडे हैं, वो मास्टर्स ग्रेजुएट किए हुए छात्र हैं जो अपने कमरे में 6-6, 8-8 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। उनके घर में पिताजी किसानी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, माँ 4 घरों का खाना बना रही है ताकि उनका बच्चा पढ़ पाए। वो बच्चा 1 साल कोचिंग में तैयारी करता है, उसके घर वाले पेट काट के उसे पढ़ाते हैं, और जब उसके घर वालों को पता चलता है कि इस बार भर्ती में पेपर लीक हुआ है, वो नहीं क्वालिफाई हुआ है, तो उसके घर वालों पे क्या बीतती होगी। आप 80 करोड़ लोगों को इस लायक नहीं बना पाए हैं कि वो अपनी 2 जून की रोटी जुटा सके, तो एक गंभीर समस्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इनकी पूरी राजनीति ने नौकरी पाने का भी एक पैरामीटर सेट कर दिया है कि आप जब तक हिंदू वाहिनी, बजरंग दल, आरएसएस, इन से चीज़ों से गुजर कर नहीं आओगे, तब तक हम आपको उन सरकारी भर्तियों में या उन सरकारी संस्थाओं में जगह नहीं देंगे जो उनकी विचारधारा से मेल नहीं खाते। बच्चों ने दरवाजे बंद कर लिए अपने हॉस्टल के कमरे के, वो दरवाजे तोड़े गए लात मार मार के सुरक्षा कर्मियों ने, और बाहर निकाल के मारा गया। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। एक तरफ दावे किए जा रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत कम हो गई है और गरीबी तो इतनी कम हो गई है कि देश में केवल 5% ही गरीब बचे हैं। दूसरी तरफ सड़कों पे माहौल कुछ और दिख रहा है। लाखों के लाखों युवा छात्र इस समय, और खासतौर से उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पे हैं, कभी पेपर लीक हो जा रहा है, कभी धांधली हो रही है। तो सबसे पहले हम पंकज जी के ही पास आएंगे। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि दावे जो सरकार के हैं और नीति आयोग जैसी संस्था के जो दावे हैं, वो धरातल पे जो हमें दिख रहा है उससे बिल्कुल अलग है। किस पे भरोसा करें हम? क्या सरकार की जो संस्थाएं हैं वो भरोसे के लायक नहीं बची हैं, या हम गणित नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए, ये तो बात बहुत सही है कि जो हमारी इस समय की मौजूदा सरकार है उसने आंकड़ों के साथ कलाबाजी खाने या आंकड़ों के साथ हेराफेरी करने में एक महारत हासिल की है, और इसीलिए इस समय जो भारत सरकार की ओर से या संस्थाओं की ओर से आंकड़े आ रहे हैं उस पर कोई भी जो इस तरह की सम्मानित संस्थाएं हैं वो भरोसा नहीं कर रही हैं। यहाँ तक कि इन्होंने, जैसे आपने गरीबी की बात की, गरीबी मापने के पैमाने भी बदल दिए, तो लगातार खेल करते हैं। और जो हमारे देश का जो सैंपल सर्वे लेने का सबसे बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन था NSSO, उसके भी बड़े अधिकारियों ने पिछले दिनों इस्तीफा भी दिया था, क्योंकि सरकार पहले ये कह देती है कि हमें इस तरह के आंकड़े चाहिए और फिर उस तरह से आप काम करो। अब समस्या ये है कि बेरोजगारी सड़क पर नज़र आ रही है, नौजवान हज़ारों की तादाद में सड़क पर हैं। अभी पिछले दिनों अगर हम यूपी की बात करें, जहां आपने जिक्र किया, तो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के कितने पद थे? करीब 411 पद थे, और 14 लाख लोगों ने उसमें फॉर्म भरा। 60,000 जो कांस्टेबल भर्ती का मसला था, जिसका पर्चा लीक हुआ और बड़ा बवाल हुआ, उसमें 50 लाख लोगों ने पर्चा भरा था। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या स्थिति है। और उसमें भी पेपर लीक हो जाना, समय पर रिजल्ट अनाउंस ना होना, और फिर उसमें लोगों को नियुक्ति न देना, या फिर आरक्षण का जो पूरा सिद्धांत है उसके साथ ऐसी हेराफेरी करना कि कोर्ट में मामला पहुंच जाता है और फिर उसकी वजह से नौकरियां नहीं मिलना, जैसे कि 69,000 शिक्षकों के मसले पे उत्तर प्रदेश में हुआ। तो बेरोजगारी, खास तौर पर जो शिक्षित बेरोजगारी है, वो इस समय भयावह है। 42% एक आंकड़ा है कि 42% जो शिक्षित नौजवान हैं उनके सामने रोज़गार की कोई आशा ही नहीं है, वो एकदम उम्मीद छोड़ चुके हैं। और आप अगर ठीक आंकड़ा तो शायद आपको पता ही होगा, लेकिन बड़े पैमाने पर इस समय बेरोज़गार आत्महत्या कर रहे हैं, जो अनप्रेसिडेंटेड है। और उसके बाद सरकार ये कह रही है कि कहाँ है बेरोज़गारी। अब प्रधानमंत्री ने बोल ही दिया था कि भाई पकौड़ा तलो, वो भी रोज़गार है, और अगर गैस महंगी है तो नाले की गैस से आप अपना स्टोव जला लो, आपकी वो भी संकट नहीं है। तो कुल मिलाकर जो पूरा हकीकत है और सरकार का जो पूरा रवैया है उसमें बहुत विरोधाभास है, क्योंकि जो भी डेवलपमेंट है उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगातार कम हो रहा है, यानी उत्पादन की जो भूमिका है वो कम हो रही है। अगर आप ऐसा आर्थिक मॉडल नहीं बनाते हैं जिसमें उत्पादन और उत्पादकता पर जोर हो, तो फिर बेरोजगारी बढ़ेगी ही, और ये राजनीतिक मुद्दा भी बनेगी। देखिए, अगर आप राहुल गांधी की पूरी यात्रा देखें, जो अभी न्याय यात्रा है, उसमें जिस तरह से नौजवान उमड़कर सामने आए और राहुल गांधी के गले लगकर फपक कर रोए, हमने वो वीडियोस देखे हैं, तो वो जाहिर सी बात है कि एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनेगा। और अगर बेरोजगारी का सवाल, नौजवानों के गुस्से का सवाल अगर बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता है, तो ये इस देश की मौजूदा सरकार के लिए एक गंभीर चेतावनी है, एक बुरी खबर है। जी बिल्कुल। और
इस समय कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अरे एक पेपर ही तो लीक हुआ है, इतना बवाल करने की क्या जरूरत है, एक्शन तो हो ही रहा है, मास्टर स्ट्रोक भी हो ही गया है। लेकिन एक पेपर लीक, केवल एक पेपर लीक नहीं होता है, कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। और जो बच्चे सालों सालों से तैयारी कर रहे हैं, 4 साल 5 साल में भर्ती आती है, पेपर लीक हो जाता है। ऐसे में जो उनका भोगा हुआ यथार्थ है वही उनका गुस्सा बनता है। हमारे साथ अभी हेमंत हैं। हेमंत, आपने भी तैयारी की है, और किस तरह की तैयारियों के दौरान किस तरह की परेशानियां होती हैं, और उसके बाद जब आप लोगों को पता चलता है कि पेपर लीक हो गया या परीक्षा कैंसिल हो गई या फिर नहीं लोग भर्ती कराएंगे, क्या उस समय क्या बीतता है? 2019 में आरआरबी एनटीपीसी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया रेलवे की भर्तियों के लिए। नोटिफिकेशन आने के बाद 2023 में एग्ज़ाम करवाया गया और उस एग्ज़ाम में भी रिजल्ट गलत तरीके से दे दिया, जिसके खिलाफ प्रदर्शन हुआ था बिहार में, बहुत सारी तस्वीरें सामने आई थी। तो उस प्रदर्शन के दौरान हॉस्टल में घुस कर बच्चों को मारा गया। बच्चों ने दरवाजे बंद कर लिए अपने हॉस्टल के कमरे के, वो दरवाजे तोड़े गए लात मार के सुरक्षाकर्मियों ने, और बाहर निकाल के मारा गया। तो छात्रों के साथ जो बदसलूकी है वो हम सब देख रही हैं। तो 69,000 भर्ती के बारे में अफसर ने बात की, लोग प्रदर्शन कर रहे थे। दरअसल उस भर्ती में ओवरलैपिंग खत्म की गई थी आरक्षण में। जो ओबीसी का जो 27% जो आरक्षण है, ये उसमें ऐसा कर दिया था कि वो ओवरलैप करके उस 50% सामान्य वर्ग में नहीं जा सकता, भले ही उसके कट ऑफ मार्क्स सामान्य वर्ग के एक अभ्यर्थी से ज़्यादा हों। तो ये इस तरह से पूरा 50% आरक्षण एक तरह से सामान्य वर्ग के लिए कर दिया गया। तो उसकी लड़ाई थी ये। आपने देखा प्रदर्शन कर रहे लखनऊ में लोगों को किस तरह से मारा गया। तो ये सरकार नहीं रोजगार देगी, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए। नहीं, बिल्कुल, वो जो परेशानियां होती हैं, जो कठिनाइयां होती हैं छात्रों की, अभ्यर्थियों की, उसे बयान करना मुश्किल होता है। उसे आप केवल देख के महसूस कर सकते हैं, या फिर अगर आप कभी अभ्यर्थी रहे और खास तौर से इस वक्त में उत्तर प्रदेश में स्पेशली है, तब आपको पता चलेगा कि मुश्किलें क्या होती हैं। बात उत्तर प्रदेश की कर रही हूं मैं राघव। पेपर लीक हुआ आरओ का, पहली बार नहीं है, रिकॉर्ड बना रहे हैं योगी आदित्यनाथ पेपर लीक के मामले में, और देश के अन्य हिस्सों में भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा इस समय यूपी में हो रहा है। किस तरह का ये फेलियर है। और अभी खबर आई है कि एक लड़के को ही पकड़ा गया जो खुद परीक्षा दिया था कि आपने ही पेपर लीक कराया। लेकिन उन अधिकारियों का क्या जिनके रहते हुए सालों से पेपर लीक होते आ रहे हैं? कौन यहाँ पे फेल हो रहा है? क्या केवल जो पेपर लीक करा रहा है वो अपराधी है, या फिर हम सरकार तक पे हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे? निवेदिता, बहुत साफ सी बात है, जब पेपर लीक होता है तब भी लॉ एंड ऑर्डर फेल होता है, और जब लीक करने वाले लोग नहीं पकड़े जाते हैं तब भी लॉ एंड ऑर्डर फेल होता है। लीक करने वाले लोग पकड़ लिए जाते हैं, उसके बाद भी कार्यवाही नहीं हो पाती और अगला पेपर भी लीक हो जाता है। यानी लॉ एंड ऑर्डर तीनों मोर्चों पर फेल है। लेकिन जब छात्रों पर लाठी चलती है तो उसको ऐसे प्रेजेंट किया जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। लखनऊ की सड़कों पर कोई गुंडागर्दी नहीं कर सकता है, वो गुंडे हैं। वो मास्टर्स ग्रेजुएट किए हुए छात्र हैं जो अपने कमरे में 6-6, 8-8 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। उनके घर में पिताजी किसानी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, माँ 4 घरों का खाना बना रही है ताकि उनका बच्चा पढ़ पाए। वो बच्चा 1 साल कोचिंग में तैयारी करता है, उसके घर वाले पेट काट के उसे पढ़ाते हैं, और जब उसके घर वालों को पता चलता है कि इस बार भर्ती में पेपर लीक हुआ है, वो नहीं क्वालिफाई हुआ है, तो उसके घर वालों पे क्या बीतती होगी, उस बच्चे पे क्या बीतेगी। क्योंकि घर वालों की उम्मीद थी कि इस साल के बाद हमारा बच्चा हमें कुछ पैसे भेजेगा, और बच्चा फिर से पैसे की मांग रख रहा है। इस परिस्थिति में बच्चा भी सरवाइव कर रहा है, घर वाले भी सरवाइव कर रहे हैं, और उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में युवा आत्महत्या कर रहे हैं। और इस आत्महत्या का जिम्मेदार कोई और नहीं है, सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है, वो पूरा सिस्टम है जो पेपर बनाता है, लीक होने के बाद उस अखबार पे कार्रवाई कर देता है, उस पत्रकार पे कार्रवाई कर देता है जो ये खबर बना रहा है कि पेपर लीक हो गया। लेकिन किसने लीक किया, ये हैसियत ना तो सीएम की है, न तमाम अधिकारियों की उसका गिरेबान पकड़ पाए। मैं एक छोटा सा आंकड़ा देता हूं निवेदिता। 2024 में पुलिस कांस्टेबल भर्ती, पर्चा लीक। 2024 में आरओ पर्चा लीक। यूपी बोर्ड 2022 इंटरमीडिएट की परीक्षा, पर्चा लीक होने की संभावना। 2021 यूपी टेट पेपर लीक। 2018 यूपी कांस्टेबल भर्ती, पर्चा लीक। 2018 यूपी पीसीएल, पर्चा लीक। 2017 यूपी सब इंस्पेक्टर, पर्चा लीक। पर्चा लीक नहीं हो रहा है, सरकार का सिस्टम लीक हो गया है। इस सिस्टम में जो भी पर्चा आएगा वो लीक होगा, और वो इसलिए लीक होगा क्योंकि एक वादा किया गया था 2014 में कि 2 करोड़ रोजगार हम आपको हर साल देंगे। अब 14 से आ गया 24, कितना रोजगार हो गया? 20 करोड़। 20 में से 5 करोड़ रोजगार भी पूरे देश में नहीं दे पाई है मोदी सरकार। इस फेलियर को छुपाने के लिए हर साल 4-5 पर्चा लीक कर दीजिए, बोल दीजिए कि परीक्षा फिर अगले साल हो जाएगी, अगले साल 4 में से फिर 2 पेपर लीक कर दीजिए, तो आपको ना रोजगार देना पड़ेगा,
ना आपको कुछ बनना पड़ेगा। लेकिन एक वीडियो वायरल हो रहा है लखनऊ की सड़कों का, छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि बुलडोजर कब चलेगा, और मुख्यमंत्री पुलिस को आदेश दे रहे हैं कि बुलडोजर बाद में चलेगा, पहले लाठी चलाइए। ये पढ़ा लिखा आदमी मुझसे सवाल कैसे पूछ रहा है? पुलिस उसको ऐसे दौड़ा रही है जैसे कोई जेब कतरा पकड़ लिया हो पुलिस ने, और आपका पॉकेट मार लिया जाए यूपी में तो पुलिस जेब कतरे को दौड़ के नहीं पकड़ पाएगी। वो आपसे कहेगी अरे आप ही कहीं रख लिए होंगे, जेब चेक करिए। एक छात्र को दुकान से निकाल करके पुलिस पीटते हुए ले जा रही है। ये यूपी के वीडियो है। ये यूपी की पुलिस की कार्रवाई बिना सरकार की सहमति की हो सकती है क्या? उत्तर प्रदेश में पाबंदी लगा दी गई, किसी भी तरह की आप हड़ताल नहीं कर सकते, लेकिन पेपर लीक पे पाबंदी नहीं लग पाई है। ये सिस्टम का फेलियर है, और ये एक मानसिक प्रताड़ना है उत्तर प्रदेश के तमाम छात्रों के लिए कि वो अब किस मतलब मजबूरी छोड़ दीजिए, किस तरह से अपने आप को इसलिए तैयार करें कि वो परीक्षा की तैयारी करें और उसकी फीस दें, क्योंकि उन्हें पता है ये जो साल भर का पैसा है हो सकता है ये बर्बाद हो जाए और अगली साल हमें यही परीक्षा की तैयारी फिर से करनी पड़े। तो इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से नाकाम है, और युवा इस बात को समझ रहा है, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो बोलेगा तो पीटा जाएगा। 2 साल से 59,000 शिक्षक भर्ती के लोग बैठे हैं लखनऊ में, क्या हुआ? पीटे जाते हैं, पीट पीट के थक जाते हैं, वो बैठे रहते हैं, मीडिया उनको सुना सुना के थक जाती है, सरकार सुन सुन के थक जाती है, फिर अगली भर्ती आ जाती है। तो जब तक ये सिस्टम ऐसे ही काम करेगा चीज़ें नहीं ठीक होंगी। मुझे लगता है कि स्पष्ट कार्यवाही तय होनी चाहिए, जैसे आज घटना हुई, कल बुलडोजर आ गया, आज पेपर लीक हुआ, कल ही सरकार से सवाल पूछा जाए। सरकार सवाल नहीं दे पाती है तो सरकार अपने आप को निरस्त घोषित करे, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे और छात्रों से बोले, क्योंकि मैंने आज तक कोई परीक्षा सरकारी भर्ती की नहीं निकाल पाई, इसलिए मुझे पता नहीं है कि इसको निकालने में कितनी समस्याएं आती हैं। बिल्कुल होना तो यही चाहिए, लेकिन दुख की बात यह है कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। संदीप जी, मैं आपके पास आऊंगी। इस दौरान देखा गया कि राहुल गांधी ने उन छात्रों से मुलाकात की जिनकी भर्तियां नहीं हो रही, चाहे 69,000 की बात हो, चाहे जो गुस्से में थे कि पेपर लीक हो गया, उन सभी छात्रों से बात की, मुलाकात की, सारी चीज़ें थी। लेकिन इसके बीच ही एक और चीज़, एक ट्विटर पे मैंने ट्वीट देखा जो मुझे बहुत प्रॉब्लमेटिक लगा, लेकिन मुझे लगा एक एंगल इसमें हम ये भी देख सकते हैं। एक ट्वीट था कि ये जो लोग सड़कों पे हैं, जो युवा, कल को इन्हें नौकरी मिल गई तो ये खुद ही धर्म जाति के नाम पे वोट देंगे या अपने रोजगार के नाम पे वोट नहीं देंगे। तो क्या विपक्ष कमजोर है कि इतने बड़े मुद्दे को मुद्दा नहीं बना पा रहे, या फिर भाजपा की पकड़ इतनी ज्यादा है खासतौर से धर्म को लेकर के कि विपक्ष के पास काट नहीं मिल पा रही है, वोट नहीं बन पा रहा है? देखिए, ये तो बात बिल्कुल अब अलग कहने की, विपक्ष मुद्दा नहीं बना पा रहा है। विपक्ष ने मुद्दा बना दिया तभी भर्ती, ये जो पेपर लीक का मामला है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक तरीके से घुटने टेकने पड़े, छात्रों के सामने भी और राहुल गांधी के सामने भी। किस तरीके, जब राहुल गांधी जाते हैं और छात्रों से कहते हैं नहीं आप में दम नहीं है सवाल पूछने का, नहीं आप में दम नहीं है इकट्ठा होने का, छात्रों के सामने वो सीधा सीधा ये कहते हैं कि नहीं आप लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। उसके बाद छात्र एकजुट होते हैं, जगह जगह प्रदर्शन पहले भी हो रहे होते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी मात्रा के प्रदर्शन बड़े, जो लखनऊ में बड़े स्तर पर होता है और हजारों की तादाद में छात्र सड़कों पर उतरते हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को झुकना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जिस वादे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 करोड़ नौकरी को लेकर आए थे या रोजगार की बात को लेकर आए थे, वो वादा एकदम एक तरीके से जुमला निकला। उसके बाद अब इन्होंने एक सिगुफा छोड़ा कि ये बार बार कहते हैं कि नहीं नौकरी देंगे, नौकरी निकाली, भर्तियां निकाली, पेपर लीक हुआ, नौकरी वापस। विद्यार्थियों को, जो भर्ती के जो विद्यार्थियों ने किस लिए खुश किया जा रहा है, हमने जो भर्ती निकाली वो वापस ले ली, खुशी की लहर है विद्यार्थियों में, जो कि हमने भर्ती वापस लेनी, नौकरी तो फिर भी नहीं आई। बात घूम फिर के वहीं आ जा रही है, वही किसान वाला मामला, किसानों के लिए काले कानून लाए जा रहे हैं जो उन्हें नहीं चाहिए थे, कानून वापस ले लिए, किसान खुश। कानून एमएसपी तो फिर भी लागू नहीं हुई, जिस तरीके से भर्तियां निकाली, पेपर लीक हुआ, भर्तियां वापस। भर्तियां निकल रही हैं लेकिन भर्तियां क्या बोलते हैं, बच्चे नौकरी पर नहीं लग रहे हैं। और जिस तरीके से राहुल गांधी की पूरी बात है, उन्होंने कहा कि देश के अंदर युवाओं को रोजगार देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार झूठ पे झूठ और संप्रदाय की राजनीति जो पूरे देश के अंदर कर रहे हैं, उसको एक तरफा रखते हुए और उसके क्या बोलते हैं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हुए उस चीज़ को लागू करना चाहिए और देश के अंदर रोजगार को बढ़ावा देना चाहिए। आज जो छात्र मांग कर रहा है, ये वही छात्र है जो राम मंदिर भी जाता है, जो तमाम चीज़ों में धार्मिक भी है और अपने रोजी रोटी की लड़ाई भी लड़ रहा है। आता है, कम रूम लेता है, पढ़ता है और मतलब अपने माँ बाप के सपने पूरे करने के लिए निकल पड़ा है। उसके बावजूद उसको क्या मिल रहा है? लाठी मिल रही है, पुलिस दौड़ा कर पीट रही है। और ये उस पीटने के बाद उनको ये नहीं कह रही कि नहीं आप बैठिए, आप बताइए क्या समस्या है। उनसे ये बोला जा रहा है नहीं आप प्रदर्शन नहीं करेंगे। जो लोकतंत्र, देश के अंदर लोकतंत्र है, उस आवाज़ का कोई मतलब ही नहीं रहा है।
लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिस तरीके से अभी झुकना पड़ा है, तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं, लगता है इस बार लोकसभा चुनाव में उसका असर भी देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। और एक सवाल है सर, मैं आपके पास उसके लिए आऊंगी और उसी सवाल को मैं राघव आपसे ही पूछना चाहूंगी, क्योंकि एक युवा, आप भी पढ़ाई लिखाई करते रहे, तैयारियां करते रहे, सारी बातें, तो आपके पास भी आऊंगी। पर सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिसे कहते हैं कि युवाओं का देश, सबसे युवा देश है, सबसे ज़्यादा युवा इस देश में है, वहाँ पे युवाओं के मुद्दे, चुनाव के मुद्दे क्यों नहीं बन पाते हैं? देखिए, अब युवाओं वाला मसला तो मेरा ख्याल है आज से 10-15 साल पहले कहा जाता था कि हमारे पास एक बहुत बड़ा मतलब डिविडेंड है कि हमारे देश की बड़ी आबादी युवा है और ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। लेकिन इस जो युवा कार्यबल है, यानी जो वर्कफोर्स है, अगर इसे आप उत्पादन की पूरी प्रक्रिया में शामिल होने की स्थितियां नहीं देते हैं तो फिर वो तो उम्र उसकी बढ़ गई। जो आज से 15 साल पहले देश का जो हाल था अब वो नहीं है। अब वो लड़के जो 20 साल के थे आज वो 35 साल के हो चुके हैं। जो 15 साल पहले 20 साल के थे वो 35 साल के हो गए और आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो लगातार गिर रहा है, उसकी भूमिका लगातार कमज़ोर हो रही है। आपका जो पूरा मेक इन इंडिया के नाम पर जितना आपने किया था उसकी असलियत सामने है कि आप असेंबलिंग कर रहे हैं ज़्यादातर चीज़ों की। तो कुल मिला के देश की जो आर्थिक व्यवस्था है वो अपने वॉल्यूम में तो बहुत बड़ी है कि हम अब जो है हम 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनने की ओर हैं और हम जो है बस अब बहुत जल्दी ही हम तमाम देशों को पीछे छोड़ देंगे, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। लेकिन अगर आप प्रति व्यक्ति आय का मसला उठाते हैं तो पता चलता है आप तो बहुत ही पीछे हैं, बहुत ही पीछे हैं। यानी चीन भी आपसे 12 गुना आगे है, अमेरिका तो खैर 31 गुना आगे है। तो आपकी जो पूरी जो मतलब प्रति व्यक्ति आय का मामला है, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 142वें स्थान पे आप आते हैं। आप 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं राशन, आप उनको रोजगार नहीं दे रहे हैं, आप उनको राशन दे रहे हैं और ये कहते हुए दरअसल आप मान रहे हैं कि आप 80 करोड़ लोगों को इस लायक नहीं बना पाए हैं कि वो अपनी 2 जून की रोटी जुटा सके। तो एक गंभीर समस्या है। अब आप कह रहे हैं कि रोजगार का मुद्दा क्यों नहीं बन पा रहा है। मेरा ख्याल है रोजगार का मुद्दा विपक्ष बना रहा है, नौजवानों के दिल से जुड़ा मुद्दा है, पर उसके सामने भारत की जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, वो कोशिश कर रही है कि ये मुद्दा ना बनने पाए। और ना बनने पाए क्यों? कि भाई राम मंदिर बन रहा है, हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो ऐसे भावनात्मक मुद्दों को जो लोक से ज़्यादा परलोक की बात करते हैं, परलोक से जिनका रिश्ता है, उस पर सरकार का और मीडिया का पूरा ध्यान है। मुझे याद है जब इस देश में आज से 10 साल पहले नौजवानों पर लाठीचार्ज होता था या नौजवान सड़क पे आते थे तो सारा मीडिया उसे दिखाता था। और आपने देखा होगा गन्ना आंदोलन के समय किस तरह 24 घंटे कवरेज होती थी। आज मतलब इन लोगों को, जो लोग सड़क पर उतरते हैं, उन्हें देशद्रोही करार दिया जाता है, कई बार उन्हें आतंकवादी तक करार दिया जाता है। अर्बन नक्सल कहना एक सरकार का फैशन हो गया है कि आप अगर सरकार से कोई बात कहें और अपनी मांग रखें तो आप अर्बन नक्सल हैं। अभी हालत यह है कि भारत के लोकतंत्र और यहाँ की स्थिति पर बात करने जो प्रोफेसर नितिशा कौल आई लंदन से, जो कश्मीरी पंडित हैं, उन्हें सरकार ने बेंगलुरु हवाई अड्डे पर 24 घंटे तक लगभग गिरफ्तार जैसी स्थिति में रखा और वहीं से वापस भेज दिया। तो हालत यह है कि इस देश में आप आवाज़ उठाने के जितने भी मंच हैं सब पर ताला लगा रहे हैं। तो जब आप कहते हैं मुद्दा बने, तो मुद्दा कैसे बनेगा? मुद्दा तो मीडिया के जरिए बनता है, जब पूरे देश में होता है हाँ भाई यहाँ पे चर्चा हो रही, वहाँ पर चर्चा हो रही, यहाँ चर्चा ही नहीं होने देंगे। लेकिन लोगों के दिल में ये मुद्दा है। कोई भी नौजवान रोजगार को लेकर किस कदर परेशान है और किस कदर वो अपमानित महसूस करता है एक ख़ास उम्र के बाद, ये हम देख रहे हैं कि जिस तरह से आत्महत्याओं की दर नौजवानों की बढ़ती जा रही। तो कुल मिलाकर ये मुद्दा बहुत बड़ा है और ये मुद्दा बनेगा। हमें अखबारों में नहीं दिखता, टेलीविज़न में नहीं दिखता, लेकिन लोगों के मन में यह मुद्दा है। और अगर विपक्ष इस मुद्दे को कायदे से उठाने में कामयाब हो जाता है, जो राहुल गांधी की यात्रा में हमें नज़र आया कि जिस तरह से नौजवान उनकी गाड़ी पर चढ़े और गले लगकर रोए हैं, वो बता रहा है कि लोगों के अंदर तो मुद्दा है और विपक्ष भी मुद्दा बना रहा है। हमें मीडिया में नहीं नज़र आएगा, लेकिन संभव है कि ये एक बड़ा विस्फोट, क्योंकि नौजवानों और बेरोजगारों का जब विस्फोट होता है, दुनिया में जहाँ भी बड़े परिवर्तन हुए हैं उसे क्रांति का नाम दिया जाता है। और ऐसे मतलब अहिंसक ढंग से चीज़ें हो जाए, हम इसकी दुआ करते हैं।
अदरवाइज इस देश को संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। ये बात मौजूदा सरकार को समझ लेनी चाहिए। बिल्कुल। और राघव, यही सवाल है, लेकिन आप ये देखिए कि तेजस्वी यादव जैसे एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बन के उभरे जब उन्होंने बिहार में भर्तियां करवाई, शिक्षक भर्तियां। यूपी से भी मेरे जान पहचान के भी बहुत सारे लोग वहां पे गए, वहां पे शिक्षक बने, लेकिन अंत में आप देखिए कि वहां पे भी दूसरी पार्टियां आकर के कि तोड़फोड़ कर लेते हैं। इस समय पार्टियों का ध्यान है कि ये जाति वाले को मिला लेते हैं ताकि हमारे पास उस जाति का वोट आ जाए। तोड़फोड़ पे ज्यादा ध्यान खींचा जा रहा है उन लोगों का भी जो मुद्दे की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस समय सब लोग कह रहे हैं कि भैया देखो, चुनाव में ना तोड़फोड़ में ही वोट मिलना है। आज राज्यसभा में हमने देख ही लिया क्या क्या हो रहा है। आखिर क्यों इतने युवा जब गुस्से में हैं, देश भर के युवा, क्यों एक बड़ा आंदोलन उस तरह से नहीं खड़ा हो पा रहा है? क्यों वोट बैंक नहीं बन पा रहे हैं ये युवा? अंत में क्यों हम धर्म और जाति पे ही ये युवा भी क्या बट जा रहे हैं? हम ये नहीं कह सकते कि युवा वोट बैंक नहीं बन रहे हैं, क्योंकि अगर आप वोट प्रतिशत देखेंगे तो जो प्रतिशत सरकार के समर्थन में है, सरकार के विपक्ष का जो प्रतिशत है, उसमें 4, 5, 6% से ज़्यादा का अंतर नहीं। इतने कम अंतर को चुनावी मैनेजमेंट के जरिए सरकार बनाने का काम कहा जाता है। सरकार का काम होता है सरकार बनने के बाद पॉलिसी बनाना, समस्याओं के समाधान पे काम करना। मगर वर्तमान सरकार का काम है सरकार बनने के बाद और सरकार को बाकी राज्यों में कैसे बनाया जाए, बाकी जगह जहां सरकारें पहले से विपक्ष की हैं कैसे गिराया जाए, और अगली बार के चुनाव में अपने ग्राफ को कैसे बढ़ाया जाए। अगर हमने इस बार 300 सीटें जीती हैं तो पूरी पार्टी इस पर काम कर रही है कि अगली बार 360 कैसे जीतनी है, ना कि इस पे कि जो इस बार की समस्याएं हैं उनके समाधान कैसे होंगे। दूसरी एक समस्या ये भी है कि कुछ सिंबल्स बनाए गए हैं, जैसे यूपी में बुलडोज़र एक सिंबल है जो आपके मन में एक फियर देता है कि अगर आप सरकार के खिलाफ बोलोगे तो आपका घर गिर जाएगा। अब ऐसे में होता क्या है कि माँ बाप गरीब है, बच्चा प्रदर्शन में जाना चाहता है तो उसका हाथ पकड़ के खींच लेते हैं कि चलो बाबू, नौकरी नहीं लगेगी, घर में बैठे तो रहोगे साफ सुरक्षित, तो मैं एक दुकान खुलवा देंगे परचून की। तो वो फियर में ज़्यादातर लोग नहीं जा पाते हैं। लेकिन जो लोग फ्रंट लाइन पे खड़े होकर बोल रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है ये भी देखा जा रहा है। सीधी बात इतनी है कि मुद्दा युवाओं का है, तभी प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर बेरोजगारी दिवस ट्रेंड करता है और 2 करोड़ ट्वीट होते हैं। टीवी भले खामोश रहे, लेकिन ट्विटर पे आवाज़ उठती है। लोग कहते हैं कि आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन नहीं है, बेरोजगारी दिवस है। और उस ट्विटर ट्रेंड को बंद कराने के लिए सरकार की पूरी मशीनरी काम करती है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि मुद्दा ज़मीन पर नहीं है, लेकिन वही है कि खुल के बोले कौन और खुल के बोलने वाले के साथ क्या होगा। एक समय एक स्लोगन था कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अब उस स्लोगन को दबाने की कोशिश की जा रही है। और जवानी को आरएसएस और हिंदू युवा वाहिनी और बजरंग दल में घुसेड़ा जा रहा है धीरे धीरे। तो ये एक संदीप की बात सही भी है, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि अगर मैं आरएसएस का सदस्य हूँ या मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हूँ तो मुझे रोजगार की ज़रूरत नहीं होगी, और अगर मुझे नहीं मिलेगा तो मुझे दिक्कत नहीं होगी। मैं लाख राम मंदिर जाऊं, लाख राम भक्त हो जाऊं, मोदी जी मुझे एकदम राम का दूसरा अवतार लगे, लेकिन नौकरी नहीं मिलेगी तो रोटी मोदी जी थोड़ी ना दे जाएंगे। आईटी सेल में 2 रुपए वाली मिल जाती है, उससे घर नहीं चलेगा। हर व्यक्ति चाहता है रोजगार, लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो मांगे कैसे, क्योंकि मांगने पर भी कार्यवाही की सुनिश्चित कर दी गई है। ये एक बड़ा मसला है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इनकी पूरी राजनीति ने नौकरी पाने का भी एक पैरामीटर सेट कर दिया है कि आप जब तक हिंदू वाहिनी, बजरंग दल, आरएसएस इन से चीज़ों से गुजर कर नहीं आओगे तब तक हम आपको उन सरकारी भर्तियों में या उन सरकारी संस्थाओं में जगह नहीं देंगे जो उनकी विचारधारा से मेल नहीं खाती। जब भर्ती ही कैंसिल हो जा रही है तो फिर वो तो किसी भी विचारधारा के हों। देखिए आप सरकारी संस्थाओं में जो आज हो रहा है, आप प्रोफेसर की भर्तियों में देख लीजिए, कौन लोग लिए जा रहे हैं, वही लोग जो उनकी विचारधारा से मेल खाते हैं, और वो विचारधारा जो देश के अंदर नफरत फैलाने का कार्य करती है। तो पूरा एजेंडा एक स्थापित किया जा रहा है कि आप कह रहे हैं कि नहीं हमने क्या बोलते हैं आपातकाल लगाया नहीं है, लेकिन दिख नहीं रहा है, बस वो है पूरा स्थिति पूरी घोषित नहीं है, अघोषित है। लेकिन जगह जगह पर आप छात्रों को आवाज़ नहीं उठाने दे रहे हैं, दलितों को आवाज़ नहीं उठाने दे रहे हैं, किसानों को आवाज़ नहीं उठाने दे रहे हैं। जो आवाज़ उठा रहा है वो उनके लिए आतंकवादी है। अब निवेदिता, एक बहुत छोटी सी बात है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नाम सबने सुना होगा, देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है जहाँ पर बहुत सस्ती पढ़ाई होती थी। उसकी फीस 400% बढ़ गई है। कितनी? 400%। इसका कोई कैलकुलेशन ही नहीं सरकार के पास। सोचिए, आज मैं अपने विद्यालय की फीस जमा कर रहा हूं इस सेमेस्टर की, जो कि है 1200 रुपये, और उसके बाद जब मैं उस फीस को जमा करने जा रहा हूं अगले सेमेस्टर में तो 40,000 हो गई। मेरे घर वाले मानेंगे? और मान भी गए तो जो आदमी मुझे 1200 में पढ़ा रहा था, क्या उसकी स्थिति है कि वो 40,000 अब दे पाए? मैं क्या करूंगा? या तो पढ़ाई छोड़ दूंगा,
या नौकरी करते हुए पढ़ूंगा कहीं प्राइवेट, तो मैं कौन सी परीक्षा की तैयारी कर लूंगा। मार एक तरफा नहीं है, मार दो तरफा है। सारी यूनिवर्सिटीज के बड़े हिस्से को सेल्फ फंडेड बनाया जा रहा है। यूनिवर्सिटियां लोन ले रही हैं इस देश में पहली बार, और इसमें इस देश के लोगों की भी नाकामी है। भारत इकलौता देश है जहां जेएनयू की फीस को लेकर प्रोटेस्ट किया गया कि इसकी फीस कम क्यों है, बढ़ाइए। ये भी एक पराकाष्ठा है वैचारिक कि लोग, भारत जैसे देश में, विश्व में कहीं नहीं हुआ, केवल हिंदुस्तान में फीस वृद्धि के लिए आंदोलन हो रहा है। तो ये लोगों को भी नाकामी है। जब हम सबसे कह रहे हैं कि वो कुआं है चलो कूदो, तो 50 आदमी तो कूदेगा ही ना। समस्या यहाँ भी है कि हम अपने बच्चों के बेहतर भविष्य को अपनी राजनीतिक विचारधारा के जरिए कॉम्प्रोमाइज़ करने की स्थिति में आ चुके हैं, और ये खतरनाक है। इस समय जिस तरह से देश में किसान आप देख रहे हैं कि नाराजगी है उनकी, छात्र वो नाराज हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शनों पर रोक लग जा रही है, सरकारी फरमान आ रहा है कि आप हड़ताल नहीं कर सकते हैं, लेकिन इससे प्रदर्शन रुकने वाला थोड़ी ना है। और बकायदा पूरी सेना तैयार की जा रही है, ट्रोल्स की, या कह सकते हैं कि आईटी सेल की आर्मी है, जो कि किसानों को खालिस्तानी बोल रहा है, मुसलमानों को आतंकवादी बोल रहा है, छात्रों को उपद्रवी बोल रहा है। लेकिन जो लोग, इन्हें तो पैसे मिल रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो कि पार्टी की विचारधारा के नाम पर अपने अपने घरों पे बैठ करके सोशल मीडिया पे गालियां दे रहे हैं ऐसे लोगों को जो कि अपनी आवाज उठा रहे हैं। कहते हैं ना कि जाके पैर न फटी बेवाई, सो का जाने पीर पर आई। किन तकलीफों के साथ ये छात्र पढ़ाई कर रहे होते हैं, किस गरीब बैकग्राउंड से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, उसके बावजूद संघर्ष करके वो परीक्षा देने आते हैं, पेपर लीक हो जाता है। ठीक है, पेपर पहले भर्ती आई 4 साल बाद, 5 साल बाद, तो मास्टर स्ट्रोक, पेपर लीक हो गया, सरकार ने कहा नहीं हुआ है, तो मास्टर स्ट्रोक, अंत में सरकार कहती है कि नहीं नहीं हुआ है तो हम रद्द करते हैं, तो मास्टर स्ट्रोक। ये कौन सा मास्टर स्ट्रोक है जिसके जरिए युवाओं की जिंदगी बर्बाद की जा रही है। खैर, अगर ये आपको चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दें, और हाँ, ऐसी चर्चाएं, ऐसे मुद्दे आपके सामने आते रहे जो कि अन्य माध्यमों से आपके पास नहीं आ पाती हैं, उसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।